ये लो सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पर ले थोड़ी देर कहीं जे आज मतलब संसद के माइन कहीं जे आज आए जे वक्फ बिल का बारे में कहीं चर्चा वक्फ बिल अभी थोड़ी देर बाद भी माइन डिस्क्राइब का। एक है जो बलडोजर एक्शन ले ना आजकल कि मतलब कोई भी आदमी दोषी पाए गए हो तो फिर बिल के माइन डायरेक्ट घराने बोल्डर जो सुबह ने डालती विश्व रिलेटेड कहीं से वो चीज़। फिर एक चाइना और इंडिया को आज चाइना और 1 अप्रैल ने चाइना और इंडिया का जो रिलेशन चाइना माने 75 वर्ष होगा तो बासु संबंधित एक आर्टिकल से। फिर जो ग्रीनलैंड से संबंधित जी को माला की को वो चाहे अधिकार से ग्रीनलैंड वाला डेनमार्क को विश्व संबंधित एक आर्टिकल से। इंडिया और एजुकेशनल ट्रांसफ़र मतलब एजुकेशन के ऊपर वो है कि अब तक कितनी बार आगा एजुकेशन के लिए एक तो 1968 के मायने एक 1986 के मायने और एक 2020 के मायने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तीसरी और एक डिस इंफॉर्मेशन को थ्रेट इंडिया के मायने कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन फैला दें ना जल्दी से तो भी के ऊपर कहीं प्रभाव पड़े वासु कहीं प्रभाव पड़े भारत के ऊपर वासु से रिलेटेड और इंडिया और एयर पोल्यूशन से संबंधित आर्टिकल है। पहला आर्टिकल 68 में एक 86 में कहीं हाँ एक तो 1968 के अंदर फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो आई। फिर 1986 के अंदर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर कितनी आई 2020 के अंदर जो अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई ना बी जिसके रिसेंटली ये चल रहा है वो चल रही है वो आता है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या ट्रांसफ़र किए गए वो है। पहला है वक्फ बोर्ड। ये वक्फ बोर्ड क्या है जो मुस्लिम है ना उनका एक ट्रस्ट है क्या है मुस्लिम ट्रस्ट जिसके अंदर मतलब जो भगवान के नाम पर जो भी चीज़ मतलब अल्लाह के नाम पर जो भी चीज़ वो दान करते हैं वो सारे किसकी संपत्ति हो जाती है फिर वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अब इसके अंदर है अगर किसी ने भी अगर उसको वो कर दिया कि मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया या अल्लाह के नाम पर वो कोई भी चीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर घोषित कर देते ना तो फिर वह उस वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि बाद के अंदर इसको कोई मतलब ले भी नहीं सकता चाहे सो किसी के पास ज़मीन नहीं हो लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ वक्फ बोर्ड की घोषित हो गई फिर वो उसकी घोषित हो गई। जो ये वक्फ बोर्ड काम करता था पहले करता 1954 के अंदर पहली बार इसके लेकर क्या था अधिनियम आया था। फिर बाद के अंदर अब जो रिसेंटली रन होता है ये कौन से होता है 1995 के अधिनियम से ये क्या होता है रन होता है। अब जो इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो सुधार किए जाएंगे कि इसके पास ये कितना बड़ा बोर्ड है इसका अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि जो इंडिया का रेलवे है और डिफेंस के पास जितनी प्रॉपर्टी है ना तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। इतनी ज़्यादा इसके पास क्या है प्रॉपर्टी है संपत्ति है इसके पास कितनी ये तो पहले नंबर पर डिफेंस पहले नंबर पर रेलवे दूसरे नंबर पर डिफेंस और तीसरे नंबर पर किसकी संपत्ति आती है वक्फ बोर्ड की। इतनी ज़्यादा क्या है इसके पास संपत्ति है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर नियमों के अंदर चेंजमेंट करने के लिए संसद अभी क्या लेके आ रही है बिल लेके आ रही है जो आज लेके आई है संसद वो बिल संविधान के मतलब संसद के अंदर पेश कर देगी। पहले 2024 के अंदर भी लाने की कोशिश की थी लेकिन बड़े लेवल पे क्या हो गया प्रोटेस्ट होने लग गए जिसके कारण जो बिल था उसको वापस ले लिया। मतलब उन्होंने बड़े लेवल पर जो धार्मिक जो मतलब छेड़छाड़ होने लगी मतलब क्या धार्मिक रूप से दंगेरियाँ फैलने लगे तो इसके आधार पर उन्होंने 2024 के अंदर वापस ले लिया। लेकिन अब 2025 के अंदर जो आज है ना उसके अंदर वापस लेके आ रहे हैं इसको। ये था इसके अंदर जब वक्फ 2025 डे टेबल आज आ रहा है ना और पार्लियामेंट के 2024 के अंदर भी इसको लाने की कोशिश की थी लेकिन कम्युनिटी पर और माइनॉरिटी पर जो कंट्री के अंदर जो में हो गई थी क्या हमले होने लगे थे। 1995 के अंदर वक्फ हुआ था फर्स्ट पास जो पहली बार ये वक्फ कब पास हुआ 1954 के अंदर। रिसेंटली किससे रूल होता है 1995 से 2023 के अंदर और भी ज़्यादा इसकी पावर है ना 2013 के अंदर और भी ज़्यादा इसकी पावर बढ़ा दी गई थी। और अब इसके अंदर कोई भी चल और अचल संपत्ति है ना उसको अंदर क्या कर लिया जा सकता है इसको इसके अधीन कर लिया जा सकता है किसके आधार पर कि दान के आधार पर किसी भी संपत्ति को उसके अंदर ले लेते हैं कि ये तो किसी ने दान की है तो इसके अंदर किसके अंदर आ जाती है वो संपत्ति फिर वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती है। और कि मुस्लिम गॉड बाय द मुस्लिम अंडर द परमिशन द ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट एंड नीड कि मतलब मेरे को जो भी फ़ायदा हो उसके आधार पर मैं इतनी दान करता हूँ फिर इसके अंदर क्या ले लेते हैं इसको जैसे अपन करते हैं ना
कि मतलब कोई भी चीज़ हम प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा सा प्रॉफिट अभी जो अपना कौन सा ये सांवरिया सेठ अब उसमें तो क्या है हम तो लैंड उन तो देते नहीं लेकिन पैसे देते नहीं कि भाई इतना मेरे को दान हुआ तो इतना मैं चढ़ा देता हूँ। इस प्रकार से वह वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुस्लिमों को जो भी फायदे होते हैं तो उनके आधार पर वो ज़मीन है वैसे क्या कर देते हैं दान कर देते हैं और वैसे भी एक्वायर कर देते हैं वक्फ बोर्ड वाले। जैसे मुस्लिम क्या है यहाँ पे जो वो क्या है मस्जिद है तो उस मस्जिद के आसपास की ज़मीन को किसके अंदर ले लेते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। ये सारी एब्सोल्यूट पावर है उसके पास किसके अंदर मतलब जो 1995 का अधिनियम है उसके आधार पर बहुत सारे और 2013 के अंदर इन शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। तो इन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या बिल लाया गया है कब 2025 के अंदर वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है अब इसके अंदर चर्चा चलेगी आज वो हो जाएगा। अब इसके पास कितनी संपत्ति करंटली द थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन इंडिया आफ्टर द रेलवे एंड डिफेंस डिपार्टमेंट। तीसरा कितना सबसे बड़ा लैंड होल्डर है किसके बाद में रेलवे एंड डिफेंस एंड जो वक्फ बोर्ड। तीसरा जो सबसे ज़्यादा संपत्ति तीसरे नंबर के पास किसके पास है भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर। और जो करंटली इसके अंदर 8,72,295 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास है ना। और जो जनरेट करते हैं 200 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं 200 करोड़ का। ये मतलब ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में हो गई पूरी जो है क्या था वक्फ बोर्ड आया समझ के अंदर क्या तो मुस्लिमों का क्या है ट्रस्ट है जिसके अंदर कब इस्टेब्लिश किया गया 1954 के अंदर। और इसके अंदर संशोधन किसके आधार 1995 के अंदर रिसेंटली 2013 के अंदर इसके अंदर और भी ज़्यादा इसको शक्ति देगी गई। जो भारत के अंदर तीसरा बड़ा कैसा है लैंड होल्डर है किसके रेलवे और डिफेंस के बाद के अंदर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा जो 200 करोड़ रुपए की क्या करते हैं रेवेन्यू क्या करते हैं जनरेट करते हैं। और इसको अभी संशोधित करने के लिए इसके अंदर मतलब नियमों के अंदर दोबारा से या इनकी शक्ति को थोड़ी कम करने के लिए क्या लिया जा रहा है बिल लाया जा रहा है जिसके बड़े 2024 में लाया गया था लेकिन प्रोटेस्ट हुआ तब वापस ले लिया लेकिन 2025 जो आज है ना वो संसद के अंदर लाया जा रहा है। समझ में आया। अब दूसरा है जो बुलडोज़र है ना जो मतलब कोई भी यूपी के अंदर अगर कोई भी माफिया पाया जाता है या कोई भी मतलब गुंडागर्दी करता है या कोचिंग संस्थानों के अंदर पेपर लीक ये करवाते हैं तो उनकी संपत्ति को ऊपर क्या चला दिया जाता है बुलडोज़र। जो लगभग एक टर्मिनोलॉजी फिक्स हो गई कि बुलडोज़र न्याय तो उससे संबंधित आर्टिकल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रयागराज के अंदर एक प्रयागराज के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बुलडोज़र होम्स एंड प्राइवेट सिटीजन्स जो इन ह्यूमन इन इलीगल के अमानवीय और गैर कानूनी है क्या किस तरीके से कि जिस तरीके से तुम कोई भी वो पाया गया दोषी पाया गया तो तुम क्या करते हो मतलब दोषी पाया भी नहीं जाता है तुरंत क्या लेते हो एक्शन लेते हो। अब जैसे कोई भी आज आदमी इसके बारे में शक होते ही तुम क्या कर देते हो उनके घर क्या बेच देते हो बुलडोज़र बेचते हो और उनके जो संपत्ति है उसको क्या करते हो तहस नहस कर देते हो जो एक अमानवीय है और गैर कानूनी है ऐसे तुम नहीं करते हो। आर्टिकल तुम्हें कौन सा है 21 है डिग्निटी ऑफ लाइफ तुम्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या अधिकार है। अगर तुम इस प्रकार से कोई भी एक्शन लेते हो तो वो तुम्हारे किस आर्टिकल को अबोलिश करता है आर्टिकल 21 को। क्योंकि अगर तुम किसी के घर पे तुम ऐसे जाओगे तो मतलब उसकी गरिमा पे क्या पहुंच रही है वो ठेस तो तुम इसे मतलब अबोलिश नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नहीं कर सकते अवमानना नहीं कर सकते तो इसलिए ये मतलब दिया गया। तो इसके अंदर और क्या क्या अरे ये क्या है एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 क्या है फंडामेंटल राइट है। तो तुम इस प्रकार से वो नहीं शेल्टर नहीं कर सकते कि तुम जाते क्या कर दो गिराने लगे मकानों को राखो। तो इसके विरुद्ध क्या है आर्टिकल 21 और ये क्या करता है एक इमोशनल डैमेज देता है। इमोशनल डैमेज कि जब तुम किसी व्यक्ति तो दोषी पाया गया एक लेकिन उसके जो परिवार के अंदर और भी फैमिली रहती है। अब किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे फैमिली को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। अब तुम्हें किसी एक दोषी पाया जाता है तुम उसको मतलब उसके घर को क्या तहस नहस कर देते हो जिससे कितनों की ज़िंदगी ख़राब होती है कितने की गरिमाओं पर क्या पहुँचती है ठेस पहुँचती है। और आर्टिकल 21 का क्या है अवमानना है उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन तुम इस प्रकार से जो भी चीज़ें गतिविधियाँ करते हो जो तुरंत एक्शन लेते हो उसके आधार पर क्या हो सकता है मतलब व्यक्ति की गरिमा को क्या पहुँचता है ठेस पहुँचता है। तो तुम ऐसी चीज़ों को नहीं करो मतलब जो भी है और तुरंत न्याय। और तुम आजकल क्या कर रहे हो कि तुम जो एग्जीक्यूटिव है
वही क्या करती है, न्याय का काम कर देती है। जैसे पुलिस ने किसी को पकड़ा, वो डायरेक्ट क्या कर दिया, उसके जो वो क्या है, मतलब उसके मकान को तहस नहस कर दिया। तो फिर जुडिशरी का रोल कहाँ पे आया? आर्टिकल 50 दे रखा है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या दे रखा है आर्टिकल 50 के अंदर? शक्ति का पृथक्करण, कि जो पुलिस है वो किसको पकड़ेगी, मुजरिम को पकड़ेगी, और उसको सज़ा देने का अधिकार किसको है? न्यायालय का। लेकिन तुम क्या करते हो, पुलिस पकड़ती है और दूसरे घंटे के अंदर पता चला वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। तुम तो न्याय भी तुम ही दे रहे हो, पकड़ भी तुम रहे हो। तो सेपरेशन ऑफ पावर का भी प्रोविज़न है संविधान के अंदर। तुम उसको भी क्या कर रहे हो, ओबलिश कर रहे हो, उसको भी क्या कर रहे हो, उसकी भी अवमानना कर रहे हो। तो इससे ये मतलब ये थे द केस चैलेंज द एक्स्ट्रा लीगल डिमिनेशन द इंडिविजुअल रिसेंटली पसंद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। और ये रिसेंटली ये सारी घटनाएं कहाँ पे देखी जा रही हैं ज़्यादा? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के अंदर ये ज़्यादा घटनाएं देखी जा रही हैं। अब कुछ भी अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तुम क्या करोगे इसके लिए? ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे अभी तुम्हें पता चला कि कोई दोषी पाया गया है, उसी 2 घंटे के अंदर उसको सारे जो घर हो रहे हैं उनको तहस नहस कर दिया। ऐसा तुम नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो उससे 15 दिन पहले क्या देना पड़ेगा आपको? नोटिस देना पड़ेगा। अगर तुम 15 दिन पहले नोटिस दोगे तो वहाँ पे जो लोग हैं जो अपना सामान को इधर उधर रखेंगे या वो करेंगे, और उसमें भी तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना है कि दोषी पाते तुम। अगर कोई इलीगल तरीके से क्या बना रखा है, बिल्डिंग बना रखा है, या मतलब किसी लैंड को जो सरकार की लैंड है उसको ऑक्यूपाइड करके क्या बना रखा है, मकान बना, उन पे क्या करोगे? ऐसे क्या करोगे, मतलब तुम बुलडोजर चला सकते हो। उनमें भी कैसे करोगे? जिनमें 15 दिन पहले क्या दोगे? नोटिस दोगे, फिर बाद के अंदर तुम काम करोगे। और जो फेयर हेयरिंग है, फेयर हेयरिंग है मतलब जिनकी सुनवाई है ना, किस तरीके से करोगे? फेयर तरीके से। फेयर तरीका मतलब हिंदी में एक बार, हाँ, फेयर तरीके से, हाँ, साफ तरीके से। ऐसे नहीं कि मतलब अब कोई भी है उसको फंसा के क्या कर दिया, इसको बिल्डिंग मतलब कोई दोषी पाया गया उसको फिर ऐसे 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 फंसा के तुम क्या कर दोगे, उसको घर के क्या कर दोगे, तहस नहस करोगे। ऐसा नहीं करोगे। फेयर तरीके से क्या करोगे? हेयरिंग, उसकी सुनवाई करोगे। किसे? साफ तरीके से। और फिर ट्रांसपेरेंसी के साथ। किसके साथ करोगे? ट्रांसपेरेंसी के साथ। मतलब उसके ऊपर ऐसे वो नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी जैसे अपने वोटों के अंदर हम देने जाएंगे, वीवीपैट से वो पर्ची निकलती है ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब वो जब न्याय मिल रहा हो तब उसको भी फील हो कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, जो व्यवहार हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ट्रांसफर तरीके से हो रहा है। मेरे को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं। उसके ऊपर किसी प्रकार का मतलब दबाव नहीं है, जो ट्रांसफ़र तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और फिर सेपरेशन ऑफ पावर है आर्टिकल 50 के अंदर, संविधान के अंदर, वो भी है, तो तुम उसको भी अबोलिश मत करो। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिप्लाई द जुडिशियल एंड परफॉर्मेंस इट्स कोर फंक्शंस। ये क्या नहीं कर सकती? जो एग्जीक्यूटिव है वो रिप्लेस नहीं कर सकती किसको? न्यायालय को। जो जुडिशली है ना, उसके जो वर्क हैं उसको नहीं रिप्लेस कर सकती। ये क्या है? कोर फंक्शन है। जो ये सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का क्या है? कोर फंक्शन है, मेन कार्य है। तुम इनके अंदर हस्तक्षेप मत करो। ये न्यायालय किसी को दोषी ठहराने का काम या मतलब ये काम किसका है? न्यायालय का है, ना कि तुम्हारा। तुम 2 घंटे में तुम्हें सूचना मिलती है, तुम एक्शन ले लेते हो, तो ये एक्शन देना ये किसका काम है? न्यायालय का, ना कि तुम्हारा। और ये भारतीय मतलब आर्टिकल के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी है? भारत के 50वें आर्टिकल बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की। अब ये क्या है? रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब तुम क्या कर रहे हो? लॉ का तो तुम कोई प्रयोग ही नहीं कर रहे हो कि किस प्रकार से अगर किसी को अगर दोषी पाया जाता है तो उसका एक रूल होता है कि इसी से हिसाब से इसको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। तुम क्या कर रहे हो? सीधे दोषी पाया गया उसके घर को तहस नहस कर दिया। ये क्या रूल ऑफ लॉ है? क्या रूल ऐसे बोल रहा है कि तुम्हें कि तुम ऐसे करो? तो इसके अंदर क्या करो? रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलो। राइट टू लाइफ डिग्निटी आर्टिकल 21 इसके अंदर है। फॉलोइंग द प्रोसेस ऑन फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस एंड अंडर वैलिड लॉज। चलो, ड्यू प्रोसेस के अंदर होता है कि अब कोई चीज़ ऐसे पाई गई तो उसको अच्छी तरीके से क्या करना, उसके अंदर उसकी सीमा तक पहुंचना, उसके अंदर तक पहुंचना। ऐसे नहीं कि तुम्हें अब जैसे आर्टिकल 21 के अंदर था, पहले ये था कि मेनका गांधी, ये मतलब तब ये चीज़ें चेंज हुई। पहले क्या थी? प्रक्रिया, अगर किसी कार्यपालिका ने क्या मतलब संसद ने क्या बना दिया? लॉ बना दिया, लेकिन वो संविधान की प्रक्रिया के अनुरूप है तो क्या है? वो सही है। लेकिन बाद के अंदर जो न्यायालय ने क्या की? उसके ऊपर टिप्पणी की। ऐसा नहीं कि जो प्रक्रिया के अनुसार जो चीज़ें संविधान के अंदर तुम कोई कानून बनाए, जो संविधान के अंदर ऐसे लिख रहा था कि इन प्रक्रियाओं को क्या करेगा?
ऐसे कोई ये मतलब पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे कोई 4 पॉइंट है। अब किसी कानून को बनाने के लिए अगर ये 4 पॉइंट फुलफ़िल कर रहे हैं तो ये कानून बन जाएगा। जैसे एक कानून बनाए अपना ना, इसके अंदर एक कंडीशन को भी वो कानून क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, 2 को भी पूरा कर रहा है, और 3 को भी पूरा कर रहा है, और 4 को भी पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये कानून बन गया। अब कोई 4 जो संविधान की 4 शर्तें थी, उन चारों शर्तों को पूरा कौन कर रहा है, ये कानून। अब इस कानून का पूरा करने का ये मतलब नहीं है कि इस कानून के अंदर इससे न्याय मिलेगी, वो क्या हो, अप्राकृतिक हो, ऐसा नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसा, कोई कानून ऐसा है जो मतलब संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको तो क्या करता है, पूरा करता है, लेकिन वो न्याय नहीं देता। अगर वो न्याय नहीं देता तो वो फिर कानून लागू नहीं होगा। न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी। तुमने संविधान के अंदर लिखा हुआ उस हिसाब से कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून की वजह से क्या हो रहा है, अप्राकृतिक रूप से क्या दी जा रही है, न्याय मिल रही है, तो उसको न्यायालय क्या कर देगा, बर्खास्त या उसको रद्द कर देगा। अब ये इस प्रकार से, अब ये प्रॉपर्टी वाला है कि तुम एक्शन तो ले रहे हो, तुम एक्शन ले रहे हो दूसरे के ऊपर, लेकिन ये अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, इसलिए ये एक्शन ठीक नहीं है, तो ऐसा एक्शन तुम नहीं ले सकते। और फिर बाद के अंदर तुम क्या दे रहे हो, इसके अंदर कलेक्टिव पनिशमेंट। कलेक्टिव पनिशमेंट का होता है कि तुम सज़ा किसी को, एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, दोष उसने किया है, और तुम दे रहे हो कलेक्टिव पनिशमेंट यानी कि पूरे परिवार को। अब किसी के परिवार को तुमने तहस नहस कर दिया तो उसमें जो सदस्य रहते थे उनके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो तुम किसी को, एक आदमी को पनिश कर रहे हो क्या किसी एक काम के लिए, कि दोष किसी एक ने किया है, और पनिश किसको कर रहे हो, तुम पूरी फैमिली को कर रहे हो, तो तुम ऐसा नहीं करोगे। तो इसको लेके आर्टिकल था। अब तुम्हें ये इससे संबंधित सारी जो बुलडोजर न्याय सही है या गलत है उसके बारे में कुछ पता चला। बुलडोजर न्याय सही है क्या, गलत है। इसमें क्या मिलता है, कलेक्टिव पनिश मिलता है, तुरंत क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, जो मतलब दोष सिद्धि का भी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो मतलब ये आर्टिकल 21 को क्या करता है, अबोलिश करता है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमें, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति की क्या पहुंचती है गरिमा पर ठेस। और जो वो संविधान के कौन से पार्ट को टच कर रहा है, आर्टिकल 50 को, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर ये है कि पुलिस किसको पकड़ेगी, मुजरिम को पकड़ेगी, और न्यायालय उसको क्या देगा, न्याय देगा। लेकिन तुम दोनों ही काम कहाँ पे कर रहे हो, एक जगह कर रहे हो, कि पुलिस ही क्या कर रही है, पकड़ने का काम कर रही है, पुलिस ही क्या काम कर रही है, न्याय देने का काम कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो तुम इसके अंदर क्या करोगे, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का क्या है, पृथक्करण। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर क्या है, अलग अलग है, उनको तुम एक साथ नहीं लाओगे। यह आर्टिकल 50 के अंदर लिखा हुआ है, उसका तुम क्या कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, जो अबोलिश कर रहे हो। आर्टिकल 21 को क्या कर रहे हो, अबोलिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें समझ में आई हुआ, चले ये आर्टिकल पूरा हो गया। फिर है इंडिया के अंदर जो पॉल्यूशन है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इस पॉल्यूशन को बढ़ने के पीछे क्या कारण है, तुम किस प्रकार से पॉलिसी बना रहे हो, या इफ़ेक्टिव पॉलिसी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। अब पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जो दिल्ली के अंदर है ना, रहना ही क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है लोगों का। वहाँ पे मतलब एक पैसे वाले से पैसे वाला लोग भी क्या है, दिल्ली से बाहर निकलने की क्या सोचता है कि, लेकिन वहाँ पे कुछ मजबूरियाँ हैं इसके कारण। अब वो देश की राजधानी है, देश की राजधानी के अंदर सभी को काम करते हैं। अब वहाँ पे तुम पॉल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा है कि अब कोई सेशनेबल भी नहीं है। अब सर्दी के अंदर तो ऐसे वहाँ पे सांस लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं इसके अंदर। इंडिया एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इज नॉट सेशनेबल, द प्रेसिडेंट साइलेंट पेंडेमिक चौक द एयर क्वालिटी द हॉस्पिटल। आजकल जो मतलब इनके कारण जो बार बार पॉल्यूशन के कारण क्या करना पड़ रहा है, हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है, और स्कूलों को शट डाउन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और स्मोक और ये रेगुलर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जो एक प्रोग्राम चला रहा है कि आपने पढ़ाया कि जो क्या कर रखे हैं, एक तो नेशनल क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो जारी करता है, वो लगातार क्या बढ़ता जा रहा था। किसके कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण। अब सरकार ने एक इनिशिएटिव ला रखा है किसको, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। कौन सा पॉल्यूशन, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके अंदर 2024 के अंदर क्या कर लिया जाएगा, मतलब जो ये है ना क्लीन, जो मतलब उसको कुछ हद तक क्या कर लिया जाए, प्रदूषण को कम कर लिया जाएगा। मतलब बहुत है, जो टारगेट लिए गए थे ना वो 2024 तक क्या कर लिए जाएंगे, कम कर लिए जाएंगे किसको, पॉल्यूशन को। लेकिन 2024 तक ये चीज़ें फुलफिल नहीं, तो सरकार ने क्या किया, आगे बढ़ा दिया, उसको 2026 कर दिया। ये अच्छी बातें हैं क्या,
मतलब तुमने कोई टारगेट सेट किया, वो तो फुल हुआ नहीं, और उसके बाद में आपने क्या बता दिया, उसका टाइम बढ़ा दिया। तो 2026 कर दिया इसका टाइम लाइन बढ़ा के। और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो भी किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। और जो अब इसके अंदर वो क्या कर रही है, किसका फेस कर रही है, कोयले की क्या बर्निंग। इंडस्ट्रियल नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर क्या कर रही है, जो इंडस्ट्रियल क्या है, औद्योगिक प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, उनको फेस आ रही है। और जो ये है, अब इसके अंदर तुम कोई चीज़ें नहीं करोगे विदाउट स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लोगे, तब तक क्या नहीं होगा, प्रदूषण समाप्त नहीं होगा। चाहे सरकार किसी भी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, लेकिन तुम एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लोगे तब तक प्रदूषण कम नहीं होने वाला। और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए आपको लगातार क्या होना पड़ेगा, कार्यरत होना पड़ेगा। तो उससे संबंधित है। और जो टेक्निकल प्रॉब्लम विद द रियलिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इशू शेप्ड बाय गवर्नेंस कैपेसिटी डेमोग्राफिक। अब मतलब ये क्या है, एक टेक्निकल जो तकनीकी रूप से इसको कम किया जाने की कोशिश करनी, कम करना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ा क्या है, डेमोग्राफिक प्रेशर है कि जो मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे क्या है, जनसंख्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें। अब इसके अंदर प्रदूषण को आपको कम करने के लिए ऐसी क्या लानी पड़ेंगी, पॉलिसी लानी पड़ेंगी। सोशल इकोनॉमिक लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी, जो लोगों के व्यवहार है ना उसके आधार पर भी। अब तुम क्या करते हो, अपन जो भी करते हैं, कुछ भी खा लिया जो भी, उसको क्या कर देते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। अपने व्यवहार के अंदर भी क्या लाने की आवश्यकता होगी, हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। और जो भारत के अंदर क्या है, प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे बजट में से 1% से भी कम क्या किया जाता है, बजट दिया जाता है। 1% से भी कम, लेस देन 1% क्या दिया जा रहा है, बजट। किसके बारे में, किसके लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये पर्याप्त नहीं है, इसको क्या हो, एक तो बढ़ाओ, और इसको अब ये 1% कम दिया जाता है, इसके अंदर भी इसका उपयोग पूरा नहीं करें। जो 2019 और 2000 तक, इसका मतलब अभी तक 60% है। अगर 1% दिया है, 1% से कम दिया है, उसके अंदर भी सरकारें कितना 60% से भी कम क्या किए, इसका उपयोग किए। इसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करवा पा रही है, किस प्रकार से क्या पोल्यूशन को कम करना है, ये चीज़ें कर ही नहीं पा रही। तो इन चीज़ों की क्या करने की आवश्यकता है जल्द। अब इसके अंदर देखो, जो नेशनल जो क्वालिटी जो क्या है ये, हाँ, एयर क्वालिटी जो प्रोग्राम था, है ना, उसके अंदर जो वो दी गई क्या, 8,128 करोड़ रुपए। अब उसके अंदर भी पूरे तुम लगा नहीं रहे हो। और फिर बाद के अंदर ऐसे ऐसे करके स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कितने रुपए दिए गए, 10,795 करोड़ रुपए। तो इनको भी पूरे तरीके से तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रकार से क्या करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करके और स्वच्छ भारत की ओर बढ़ना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, जिससे लाइवलीहुड क्या हो, प्रभावित ना हो, जीवों को क्या है, लोगों को। अब ये भी आर्टिकल 21 का क्या करती है, अबलिश करती है। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन जीने का, सांस लेना क्या है, जीना नहीं है। किस प्रकार, स्वच्छता से। जो हमारे जो आर्टिकल है 36 या 36 या 37 है, उसके अंदर क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है क्या, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना। लेकिन वो क्या है, एक DPSP है। लेकिन उस DPSP को भी क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। ये सरकार को, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की है। तो सरकार ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जो बच्चों के लिए क्या हो, स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाए, जो डिग्निटी के साथ क्या है, लाइफ जिए। आर्टिकल 21 के अनुसार हम गरिमापूर्ण जीवन जिए, ना कि सांस लेना कोई जीना नहीं होता। तो इसलिए एयर पोल्यूशन को क्या किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। इसके अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जितना रेवेन्यू दिया जाता है उस पूरे को क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। और जो सरकारें हैं इसके लिए स्ट्रिक्ट होकर क्या करनी चाहिए, फैसले लेने चाहिए, और मतलब उनको ग्राउंड जीरो पर क्या करनी चाहिए, लागू करनी चाहिए। जो ग्रास रूट होता है वहाँ पे क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। अब जैसे तुम ये करते हैं ना कि प्रधानमंत्री ये रहते हैं, वहाँ पे जो हमने एयर प्योरीफायर फंड है ना, वो रहते हैं, उनके आसपास वो लगे रहते हैं। अब ऐसे बोलते हैं प्रधानमंत्री रहता है दिल्ली के अंदर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एयर प्योरीफायर लगे हुए हैं, इसलिए उनको तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं। जो लोकल आदमी है, जो क्या है, जन सामान्य है, वहाँ तक उनकी क्या है, अब एयर प्योरीफायर लगाने की उनकी वो क्या नहीं है, उनके पास इतना आर्थिक बजट नहीं है। अब वहाँ पे वो एयर प्योरीफायर कहाँ पे लगाएं, ये सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है। तो वो क्या करे, ऐसी व्यवस्था करे जो लोगों के लिए क्या करे,
स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाई। अब जो ग्लोबल एग्जाम्पल हैं, जो चाइना है वहाँ पे तो जो कोयला प्लांट है ना उन्होंने बंद ही कर दिया है, और जो ब्राज़ील है ना उन्हें कम्युनिटी के आधार पर जो वेस्ट सिस्टम है ना, जो कम्युनिटी मिल के ना वेस्ट सिस्टम को डिकम्पोज ऐसे करती है। और कैलिफोर्निया के अंदर जो पोल्यूशन जो रेवेन्यू है, जो प्योर कम्युनिटी जो उनको क्या दिया जाता है, रेवेन्यू दिया जाता है किसके लिए, जो प्योर कम्युनिटी है, जो हेल्थ के लिए मतलब स्वच्छ बना सकें उसके आधार पर। तो जो ग्लोबल एग्जांपल है उनसे सीखो, या तो तुम क्या करो कोल की बर्निंग या प्लांट रे लगाना क्या करो बंद करो, जिससे क्या हो एयर पोल्यूशन कम, इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लेके ऐसे वो लाओ जो प्रदूषण कम हो सके। वाहनों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके अंदर क्या हो प्रदूषण कम हो। जो वनों की कटाई उनको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, और जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से दिया जाना चाहिए कि वो प्रदूषण कम करे। शहरीकरण करो लेकिन इस प्रकार से करो जिससे क्या हो प्रदूषण ना हो। ऐसे जो ये जो हवा के अंदर क्या चले जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये मतलब हवा के अंदर जो धूल के कण है, या इसके कारण क्या होता है, डस्ट के कारण क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो इसको कम करो, और वनों को कटाई भी कम करो, और ज़्यादा वनों को जो पेड़ लगाने को क्या दो, बढ़ावा दो। जैसे राजस्थान के अंदर एक इनिशिएटिव, राजस्थान में पूरे पेड़ लगा रहे, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसे इनिशिएटिव लेके आओ जो क्या करे प्रदूषण को कम करे, मतलब वनों के जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या करे, इंक्रीज करे। और क्या है, यातायात के साधनों के अंदर वो तो, और खनन कार्यों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और झूमी कृषि को क्या करो, पाबंदी लगाओ। क्या है बरबर के ये जो अभी ये पराली के अंदर क्या है, मतलब पराली ऐसे कि दिल्ली वाले जो NCR वाले क्षेत्र है ना, वहाँ पे क्या बड़े लेवल पे क्या किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। अब चावल की खेती के अंदर क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, मशीन से काटते हैं उसको, अब मशीन से काटते हैं। अब वो ऐसे कोई ऐसे यहाँ पे मतलब चावल यहाँ पे, अब जो पहले तो क्या होता था, अगर तुम हाथ से काटोगे तो इसको यहाँ से पकड़ोगे और यहाँ से पूरा काट लोगे, जो नीचे है ना वो क्या कमजे करोगे। लेकिन अब तुम यहाँ से काट दो, मशीनों के कारण यहाँ से कर दो, जो ये पराली बच जाती है। अब ये पराली बच गई, अब तुम क्या करते हो, एक तो ये थोड़ी फ़ायदा देती है कि इसको जलाने के बाद में उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है इसके कारण। और दूसरा क्या, अगर कोई किसान अब इसको काटने किसी मजदूर को लगाए तो उसको क्या होता है, नुकसान होता है, इसलिए वो क्या करता है, इसके मतलब इसको जला देता है। अब इसके जलाने से क्या होता है, पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ऐसी व्यवस्था करो, इनको ऐसी चीज़ों को ये कोई कर रहे हैं, ऐसे कोई कानून बनाओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रशासन है उसको अवेयर करो कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या टेक्नोलॉजी लेके आओ कि ऐसे कोई चावल की खेती है ना, वो यहाँ से मतलब जो ये मशीन है ना, ये यहाँ से कट कर रही है, तो यहाँ से कट करने वाले क्या लाओ, टेक्नोलॉजी लाओ जो इसके अंदर कम हो सके, और एयर पॉल्यूशन क्या उसके कम हो सके। फिर आगे अगर कृषि बाव जना तो उपयोगी रहे जना, क्योंकि बाद में नीचा से जला दी जा पूरी राख जाए जा, और उपयोगी रहे। बस एक यो कारण है ई पर, लेकिन इसके कारण कितने नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। किसी अगर कोई एक काम इससे अच्छा होता है और 1000 काम इससे गलत होते हैं, तो उसको किसको प्राथमिकता दी जाए, इसको नहीं करने को काम कीजिए। फ़ायदा हो रहा है 1 रुपये का, नुकसान हो रहा है 20 रुपये का, तो तुम प्राथमिकता किसको दोगे, 1 रुपये को दोगे या 20 रुपये को दोगे, तो तुम किसको दोगे, 20 रुपये को। तो प्रदूषण इसके कारण, इसके तो सरकार की क्या है जिम्मेदारी है, क्या करे, क्या तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करे जो क्या करे, कट नीचे से करे इनको, या फिर जो पराली है ना उसके अंदर जो उनकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, जो भी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उद्योगों को कम करना चाहिए, किस हिसाब से प्रदूषण को कम करना चाहिए कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लेके आए, या फिर एयर प्योरीफायर लगवाए, या वनों के क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी करे। ये सारी चीज़ें है ना जो अपन ने अभी जो इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, वो सेम जो वायु प्रदूषण वाली सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार क्या बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या थे, जो 6 चीज़ें थी ना इसके अंदर की, जो अच्छा, जो संतोषजनक, ये सारी चीज़ें, ये मतलब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता जा रहा है, एयर प्रदूषण के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आई। अब दूसरा है डिस इन्फॉर्मेशन। इस टाइम के अंदर जो डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो क्या किसी प्रकार से मतलब हमारे समाज पे या हमारे मतलब जो लोकतंत्र है या इस पे क्या इम्पैक्ट कर रही है। थोड़ा सा बच रहा है, क्या हुआ, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म अभी जो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म ने क्या एक रिपोर्ट जारी की है, किसके अंदर,
2025 के अंदर द मिस इंफॉर्मेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसने क्या की है रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या की है एक रिकॉर्ड किए। ये किसको इंफॉर्मेशन देती है मिस इंफॉर्मेशन। क्या देती है मिस इंफॉर्मेशन से संबंधित क्या दी है इंफॉर्मेशन कि जो ये किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर इंफॉर्मेशन तो है सही तो है नहीं और गलत इंफॉर्मेशन अपने सराउंडिंग क्या कर दी फैला दी और इसके क्या नेगेटिव। जैसे 2017 के अंदर क्या हुआ जो ये चाइना और ने प्रयोग किया टिकटॉक का इनका जिसके अंदर जो 2017 के अंदर वो क्या है कि एक मिनट 2017 के अंदर अटैक हुआ था ना बॉर्डर पर मतलब ऐसे तो उन्होंने जो टिकटॉक का इनका किया क्या किया प्रयोग किया उसके अंदर की जो सैनिक है दो से मतलब इंडियन और चाइनीज़ फिर इनके अंदर कैसे मतलब जो रियल है ना वो चीज़ें तो बनाई नहीं उन्होंने क्या बना दी जो मतलब रियल चीज़ है नहीं ऐसे ही बना दी। चाइना और इंडिया के जो क्या है सैनिक लड़ते हुए दिखा रहे हैं फिर मतलब आपसरी के अंदर जो गाली गलौज कर रहे हैं या ऐसी चीज़ें ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या कर दी टिकटॉक के माध्यम से इनके माध्यम से क्या कर दी भारत के अंदर फैला दी। अब जैसे ये चीज़ फैलाई तो भारत के अंदर क्या आया एक एग्रेशन आया जनता के अंदर। तो ये चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन का कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है इस प्रकार से। द रैपिड जो राइज हो रहा है AI जनरेट कंटेंट। अब इस टाइम के अंदर जो तेज़ी गति से बढ़ रहे हैं AI से क्या बना रहे हैं कंटेंट जो चीज़ है नहीं लेकिन वो भी चीज़ दिखा रहे हैं। जिस तरीके से अभी कोई भी है मोदी कोई चुनाव की मोदी भाषण दे रहा है लेकिन उस भाषण के अंदर उस क्लिप को बोल कुछ और है बना कुछ और दिया जा रहा है AI की तरफ से और उसके आधार पर क्या किया। अब जैसे ही अब ऐसे उन्हें जो लोकल लेवल हैं जो मतलब शिक्षा का इधर उसमें लिटरेसी रेट इतनी नहीं है जिन लोगों के अंदर उनको अंदर तो कोई व्यक्ति बोलता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसा लग रहा होगा कि ये खुद ही बोल रहा है लेकिन वो खुद नहीं बोलता है। AI से क्या कर देते हैं उसको जनरेट कर देते हैं AI से उसे बुलवा देते हैं जिसमें धार्मिक कट्टरता की बातें हो सामाजिक के अंदर जाति की ऐसी क्या हो बातें हो इन बातों को क्या कर दिया जाता है फैलाया जाता है। जैसे फैलाया जाता है तो इस पर क्या होते हैं डिस्प्यूट पैदा होते हैं और धर्म के आधार पर किसी नरेंद्र मोदी के मतलब मुंह लगा के उससे कुछ भी बुलवा दिया जिससे फिर लोग क्या होंगे कि यार देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा है वो क्या AI जनरेट कर दिया उनको एल्गोरिदम ऐसा सेट कर दिया उनके अंदर और जो सोशल लेवल पे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं और ये हो गया। फिर इंडिया जो क्या है इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे क्या है इंटरनेट के कंज्यूमर 900 मिलियन क्या है इंटरनेट पर क्या है लोग हैं जो मतलब ये बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ए राइज ग्लोबल पावर ऑफ इंडिया फेस जो चाइनीज डिसइन्फॉर्मेशन थ्रेट 2017 में डोकलाम के अंदर जो डोकलाम के अंदर 2017 के अंदर जो है ना 2017 वो क्या किया लोगों ने ऐसे जन भारतीय सेना और जो चाइनीज़ सेना है उनको संबंधित ऐसे लड़ा के या गाली गलौज करके ये चीज़ें क्या है डिस इन्फॉर्मेशन क्या कर दी टिकटॉकर इनके माध्यम से क्या कर दी फैला दी। इसलिए सरकार को मजबूर हो के 300 चाइनीज़ ऐप थे उनको क्या करना पड़ा बंद करना पड़ा। क्यों करना पड़ना जो मिस इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे थे वो फैला रहे थे और जनता के अंदर एक क्या हो रहा था आक्रोश पैदा हो रहा था। उस आक्रोश को कम करने के मतलब आक्रोश को ऐसा आक्रोश जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं भी नहीं वो भी फिर भी दिखाई जा रही है तो वो क्या है मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कम करने के लिए। द ग्लोबल रिस्क अब ये जो ग्लोबल रिस्क जो इंडेक्स है 2025 के अंदर इसने किया कि जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक वाले क्या हैं जो पैसे वाले जो क्या हैं कंट्रीज है ना उनके अंदर ये सबसे बड़ा कंसर्न हो रहा है। वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई जा रही है ज़्यादा फैलाई जा रही है किसके अंदर जो पैसे वाले जो क्या है the people in high economic countries is a more concerned about the disinformation risk the coming years। इन ईयर के अंदर जो रिसेंटली जो साल गए हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है जो हाई इकोनॉमिक जो क्या है कंट्रीज जो पैसे वाले जो क्या है देश हैं उनके अंदर। और 400 अपने भारत के अंदर बड़े लोग हैं जो 400 मिलियन लोग क्या है फेसबुक पे है 500 मिलियन व्हाट्सएप पे हैं और जो मतलब इनकी वजह से चीज़ें क्या होती जाती है स्पीड से बढ़ती जा रही है। इंस्टा का फेसबुक के अंदर है फेसबुक पर कहीं कहीं बताई तू और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे है कि नरेंद्र मोदी एक बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बोलता वो देख रहा है कि मतलब कोई भी ऐसे एक कम्युनिटी के बारे के अंदर गंदी गंदी बातें बोल रहा है लेकिन देश का प्रधानमंत्री ऐसी बातें बोलता नहीं लेकिन AI से उसे बुलवा दिया जाता है ऐसे मतलब उसकी आवाज़ लगा दी जाती है और फेस का रिएक्शन ऐसे लिया जाता है ये ऐसे फील होता है कि ये रियल बोल रहा है।
अब जो मतलब जो लिटरेसी रेट हमारे मतलब जो शिक्षा का स्तर है वो भारत के अंदर इतना है नहीं। अब जो अनएजुकेट हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं जो लोग, अब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो सोच रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर उनके अंदर क्या होता है, एक आक्रोश पैदा होता है उनके अंदर, प्रधानमंत्री को लेके एक गलत छवि का निर्माण होता है, जिससे ये क्या एक मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ही तो है ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से किस प्रकार से एआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस प्रकार से समाज के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या कर रहे हैं, समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कंट्री पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इंडिया और भारत के रिलेशन पे, इंडिया और चाइना के रिलेशन पे क्या करें, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और समझ में आ रहा है अगर विकास? डोकलाम को कहीं बताइए, डोकलाम में कहीं अरे डोकलाम के अंदर 2017 के अंदर क्या हुआ कि जो सैनिक है ना, अब देश सैनिक है ये इंडिया, भारत वाले सैनिक हैं और ये वे मतलब चाइना वाले सैनिक हैं। अब इंडिया और चाइना वाले सैनिक है ना, वो मतलब रियल के अंदर लड़ नहीं रहे, लेकिन एआई से ऐसा वीडियो बना दिया गया कि इधर चाइना वाले सैनिक हैं, इधर क्या है, इंडिया वाले सैनिक हैं। अब ये चाइना वाले गाली गलौज कर रहे हैं भारत वालों को और मतलब ऐसे करें, तो फिर जैसे ये वीडियो आम जनता के अंदर जाएगी, वो लोग क्या सोचेंगे, अपने सैनिकों को क्या निकाल दिया गाली। अब तो उसके जो चाइनीज़ सैनिक हैं उससे फिर क्या करने लग जाएंगे, हम उससे दुश्मनी पैदा करने, और फिर ऐसा आक्रोश पैदा कर देंगे कि बाद के अंदर चाइना को पहली क्या करने, अटैक करने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय सेना और ऐसे लोग जुनून में आ जाएँ कि हमें ही क्या करेंगे, अब इसको तो हम ही मार देंगे। मतलब वीडियो ही बनाई हुई है वीडियो बनाया नहीं गया, मतलब रियल के अंदर वो वीडियो है नहीं, लेकिन ऐसा बना दिया गया। अब देखो, अब देश का प्रधानमंत्री ऐसे कर सकता है क्या? अब क्या दिखा दिया? अब लोगों को क्या लगे कि सही में ही क्या करेंगे, लड़ाई कर रहे हैं। अब देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप है, पर ये तो रियल में भी कर लेता है, इसी कोई बात नहीं इसके। अमेरिका को बोल रहा है, अमेरिका का। अब ये देखो, तो ये दिखा, अब ऐसे चल क्या रहे क्या? ये अमेरिका का राष्ट्रपति, ये यूएसए का है, रूस का है। अब ऐसे लग रहा है कि ये झूठा है, ऐसा लग रहा है लगभग ठीक है, सही में बैठे होंगे। मेलोनी और रूस का दिखा, वो दिखा, उसके ज़्यादा बनेंगे इंडिया की। अभी वो आया ना, क्या नाम उसका? ऐसी क्या चीज़ें, ऐसे क्या किया जा रहा है? गांधी की रही वो अभी जेलेंस्की और उसके दिखा, ट्रम्प के। ऊपर से आलू डालो, नीचे से हाँ, पूरा जेलेंस्की और ट्रम्प के दिखा। बोलो ना भैया, हैं? राहुल गांधी भी ना ऐसा नहीं बोला था उसने, मतलब ऐसा कुछ और चीज़ के लिए बोला था, उसको ऐड कर दिया ऐसे। राहुल गांधी तो बेचारा वायरल हो ही जाता है, वो थोड़ी उसकी भी गलती होती है, थोड़ी। फेमस है वो, पढ़ में लेना थी देर। अब देखो, वो तो मन दिखाएगा, वो दिखाएगा यार। तो बंद दिखाएगा। चलो अब दिखा दो, चलो आगे चलो, आगे चलो, है ना। अब चलो आगे छोड़ दिया, बंद कर दो, फिर देख लेना, फिर दिखा देना कौन कहाँ पे गया। अब ये हो गया ना, और अब भी ये आर्टिकल पूरा होगा। एयर पोल्यूशन समझ में आया, डिस इन्फॉर्मेशन समझ में आया, वक्फ बोर्ड इन्फॉर्मेशन समझ में आए तीन। चौथा आर्टिकल है कि अभी चाइना और भारत के रिलेशन को कितने दिन हुए हैं, 75 साल, तो उससे संबंधित आर्टिकल आए। तो मतलब जो चाइनीज़ लोगों ने लिखा है ये आर्टिकल, तो उन्होंने लिखा है कि भारत मतलब 1 अप्रैल बाद 75 एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिश ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जो 75वीं क्या है, 75 हाँ जो भी है वर्षगांठ है, किसके अंदर, संबंधों के अंदर, जो डिप्लोमेटिक संबंध है ना उनकी। अब उनके अंदर क्या है, उसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया वाज द फर्स्ट
जो नॉन सोशलिस्ट कंट्री था उसने किसको रिकग्नाइजेशन दिया था? चाइना को। इंडिया पहला जो समाजवादी देश नहीं था, लेकिन 1950 के अंदर पहली बार इसने किसको दी थी? मान्यता दी थी चाइना को। किसको दी थी? चाइना को मान्यता 1950 के अंदर। और फिर बाद के अंदर उससे अब रिलेशन बढ़ते जा रहे थे। पहले अपने जो संबंध थे, व्यापार था वो कम था, लेकिन इस टाइम के अंदर 138.5 बिलियन का क्या है? व्यापार है भारत और चाइना के बीच के अंदर। और लिखा गया है कि चाइना एंड इंडिया स्पीक विथ वन वॉइस द होल वर्ल्ड विल लिसन, कि हम एक साथ होकर बोलेंगे तो दुनिया अपनी बात सुनेगा। और अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया तो दुनिया हमारे आगे क्या, जो वर्ल्ड है वो घुटने टेक देगा। मतलब चाइनीज, मतलब जो वहाँ के जो डिप्लोमेटिक है उसने लिखा है कि अगर चाइना और भारत साथ मिलकर चलेंगे तो एक आवाज़ में बोलेंगे तो लोगों का क्या पड़ेगा? वर्ल्ड को क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। अगर दोनों ने हाथ मिला लिया, मतलब संबंध और भी ज़्यादा अच्छे हुए, तो दुनिया घुटने टेक देगा किसके आगे? भारत और चाइना के आगे। तो मतलब ऐसे प्रकार से मतलब तारीफ की है, तो ये राजनीतिक वो है। तो ये क्या है? इंडिया और चाइना के रिलेशन को कितने दिन हो गए? 75 वर्ष हो गए। और अब अपना व्यापार कितना हो गया? 138 बिलियन डॉलर का हो गया। और क्या लिखा है कि अगर दोनों हाथ मिला ले तो दुनिया क्या करेगी? घुटने टेक देगी। और हम साथ होके बोलेंगे तो दुनिया को सुनना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें। अब है एजुकेशनल ट्रांसफ़र। अब देखो, सबसे पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 के अंदर हमारी कौन सी पॉलिसी आई? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर एजुकेशन पॉलिसी फिर आई 1986 के अंदर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। और अभी थर्ड आई है, वो कौन सी आई? 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसके अंदर क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पहले शिक्षा का स्तर किस प्रकार से था, अब किस प्रकार से शिक्षा को क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, या किस प्रकार से शिक्षा की चीज़ें मैनेज होंगे। अब जो थोड़े दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, CBSE क्या रही? 2 एग्ज़ाम फार्मूला। तो इस जो अब इसके अंदर अभी नए नवाचार किसके कारण हो रखे हैं? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके कारण। अभी सुन रहे हो कि तुम कि बीएड 1 साल की होगी, MA के बाद के अंदर ऐसे कि MA कर लिया, उसके 2 साल की क्या करने की आवश्यकता नहीं है, बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये सारी चीज़ें ये किसके अंदर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है? पार्ट है। अब ये किस प्रकार से पहले किस प्रकार से एजुकेशन थी, अब किस प्रकार से एजुकेशन किससे संबंधित थी? इसमें 3 मेन बात याद रखने की है। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी का भाई 1968 के अंदर, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी का भाई 1986, और जो थर्ड एजुकेशन का भाई 2020। फर्स्ट 1968, फिर 1936, फिर 2020। 3 एजुकेशन पॉलिसी है। जो रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी है वो कौन सी है? 2020। और इसके अंदर जो रिफॉर्म हो रहे हो तो सबको पता है इस टाइम के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, बस इतना ही। अब चल रहा है एक है कि जो डेनमार्क है उसने किस पे अधिकार कर रखा है? ग्रीनलैंड पे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो सत्ता में आते हैं, उसने कहा कि ग्रीनलैंड हमारे के अंदर क्या हो जाए? मिल जाए। ये आते ही उसने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन अभी रिसेंटली उसने वहाँ पे जाके क्या बोला? या तो तुम अमेरिका के अंदर मिल जाओ, या नहीं फिर ज़बरदस्ती में मिला लूँगा। किसको? ग्रीनलैंड को। अब इसमें ज़्यादा बस 2 चीज़ ध्यान देने की है। ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। अब डेनमार्क के और तो वो ग्रीनलैंड पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन उनके विदेश के मामले और जो डिफेंस, वो 2 चीज़ें कौन संभालता है? डेनमार्क। और तो सारी चीज़ें, मतलब कोई भी देश में हो तो मतलब उसके पास 2 हैं। डेनमार्क के क्या है? एक तो उसके विदेश मंत्रालय को संभालता है, और एक डिफेंस को, मतलब सेना को, जो सुरक्षा के संबंधित काम है वो कौन करता है? हाँ, डेनमार्क को। अब देखो, ये देखो ग्रीनलैंड तो कहाँ पे? ये हाँ, यहाँ पे जो लास्ट के अंदर जो बड़ा सारा है ना, वहाँ पे वो है ग्रीनलैंड। तो इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब अमेरिका कहाँ पे? इसके पास में। ये अमेरिका पास में है। अमेरिका इसके पास में। तो अमेरिका क्या बोल रहा है? वो आजकल तो ऐसे बोल रहा है। कनाडा को जाके क्या फिर जैसे सत्ता के अंदर आया तो क्या बोला कि कनाडा भी अपना 51वां राज्य बन जाए। अब क्या बोल रहा है? जो डेनमार्क जो अधिकार में है क्या है? ग्रीनलैंड, वो किसका पार्ट हो जाए? अमेरिका का।
या तो राजी राजी हो जाए, अगर राजी राजी नहीं हो रहा है तो फिर मैं क्या अधिकार कर लूँगा या पर होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये हो गया पूरा।